एक मिनट, इसने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन वो नहीं हो जो अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हो। तुम लोगों की वजह से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। हमारे इसराइली दोस्त आज वापस जा रहे हैं। कैंप को दोबारा सेट करने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ नज़रअंदाज करने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर जुगल, मुझसे पहले सीता बोली, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और इसने अपने ऊपर से चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी। महावीर, इसे तहखाने का रास्ता बता दो और अब जो कुछ भी होगा तहखाने ही में होगा। जुगल की आंखें चमक रही थीं, इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी उठकर खड़ा हो गया और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये थी हिंदू जहनीत। हमारे हाथों इनके कई आदमी मारे गए थे, कैंप तबाह हो गए, इसराइल से समझौता खतरे में पड़ गया और जुगल अपनी हवस की प्यास बुझाने की खातिर ये सब कुछ भूल जाने को तैयार था। कौम परस्ती ने हवस के आगे घुटने टेक दिए थे। अगर इनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा होता तो अब तक कश्मीर का भी फैसला कर चुके होते, लेकिन 54 साल से अपनी इस गंदी जहनीत की बदौलत ये कश्मीर में मार खा रहे थे और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन कश्मीर इनके चुंगल से ज़रूर आज़ाद होगा। चलो महाराज, मैंने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। हम कमरे से बाहर आ गए। सीता ने उसकी आतिश शौक बढ़ाने के लिए अपने कांधे से चोली की डोरी सिरका दी। उसकी तरफ देखते हुए जुगल की आंखों की चमक कुछ और गहरी हो गई। मैंने बाहर निकलते हुए टार्च निकाल ली। सीढ़ियों वाले कमरे में आकर मैंने रेत साफ करके फर्श पर कंक्रीट का ब्लॉक हटाकर गड्ढे के अंदर वो हुक खींच लिया। जुगल बड़ी दिलचस्प नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था। दीवार शिक हो गई। मैं उठकर जल्दी से अंदर दाखिल होकर दीवार के साथ इस तरफ खड़ा हो गया कि जुगल अंदर दाखिल हो तो दीवार के साथ सीढ़ियों पर पड़े हुए पिस्तौल को न देख सके। मेरे बाद जुगल अंदर दाखिल हो गया। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था। उसके पीछे सीता थी। ख्याल से महाराज, आगे सीढ़ियाँ हैं, मैंने सीढ़ियों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा। जुगल मोहतात अंदाज में 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। सीता उसके पीछे थी। उसने अचानक ही जुगल के कोहलों पर जोरदार लात रसीद की। जुगल चीखता हुआ सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। सीता ने बड़ी फुर्ती से मुड़कर दीवार के करीब रखा हुआ पिस्तौल उठाया और पे दर पे ट्रिगर दबाती चली गई। तहखाना फायरिंग और जुगल की चीखों से गूंज उठा। मैं जुगल को टॉर्च की रोशनी के हल्के में लिए हुए था। जुगल मरा नहीं, जख्मी हुआ था और वह उठकर एक तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। सीता ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। इस मर्तबा इत्तफाक से गोली जुगल की खोपड़ी में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैं कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीता वहाँ रुकने की बजाय मेरे पीछे आ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी में जुगल का जायजा लिया। वो ख़त्म हो चुका था। मैंने टॉर्च का रुख सीता की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। साला हरामी, वो दांत कुचकुचाते हुए बोली, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था। उसने लाश पर थूक दिया और एक ज़ोरदार ठोकर रसीद कर दी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने कहा। हम दोनों दौड़ते हुए इस कमरे में पहुंच गए। एक थैले में खजाना भर कर रखा गया था। मैंने थैला उठाया और हम दोनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर आकर मैंने तहखाने का रास्ता बंद कर दिया और कमरे में आकर इधर उधर देखने लगा। रहने दो सब कुछ, सीता चीखी। अगर कोई इस तरफ आ भी गया तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सीता की चादर उठा ली और बाहर की तरफ दौड़ा। सीता मुझसे पहले ही जीप के करीब पहुंच चुकी थी। वो उछक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और इंजन स्टार्ट करने लगी। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और थैला अपने पैरों के करीब रख लिया। जीप एक मुख्तसर सा चक्कर लगाकर उस रास्ते पर निकल आई जो शहर की तरफ चला गया था। ये रास्ता भी रेतला ही था, मगर रेत सख्त और जमी हुई थी। सीता एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाती चली गई। जीप रेत के बादल उड़ाती हुई तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गर्दो गुबार के बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। हमें शहर के नवाब में पहुंचने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। सीता ने एक वीरान सी जगह पर जीप रोककर इंजन बंद कर दिया। मैंने चादर उसकी तरफ बढ़ा दी। सीता ने वीरान सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और चादर जिस्म पर डाल ली। यह थैला भी चादर के अंदर छुपा लो। मैंने थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सीता ने थैला कांधे पर लटका कर चादर में छुपा लिया और हम तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 1 फर्लांग का फासला तय करने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा मिल गया। रिक्शे में बैठते ही सीता ने शहर के एक इलाके का नाम ले दिया और रिक्शा हरकत में आ गया। 3 रिक्शे बदल कर हम सिलावट पाड़ा के इलाके में पहुंच गए। ये आखिरी रिक्शा हमने दुर्गा की हवेली से तकरीबन निसफ मील दूर पिछली वाली सड़क पर रुकवाया था, क्योंकि हम हवेली के सामने जाने के बजाय एक भी गली से जाने का इरादा रखते थे। रिक्शे से उतरकर हमने चंद ही गज का फासला तय किया था कि अचानक ही एक भारी भरकम पंडित ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो दोनों हाथ जोड़े हमारे सामने खड़ा था। आगे मत जाइए महाराज, वो बोला तो उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। क्यों, क्या बात है? मैंने उसे घूरा। मेरी बात को समझो महावीर जी, कौन हो तुम? मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उछल पड़ा और ज़रा गौर से उसकी तरफ देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। वो दुर्गा का मुलाजिम राजीव था।
उस कमबख्त ने ऐसा ज़बरदस्त हुलिया बदला था कि अगर वो मेरा नाम न लेता तो मैं उसे न पहचान सकता। सीता की आंखों में भी उलझन तैर रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। क्या बात है? मैंने राजीव के चेहरे पर नज़र जमाते हुए पूछा। हवेली के हालात अच्छे नहीं हैं, राजीव ने इधर उधर देखते हुए पहले से भी मदम लहजे में कहा। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे, यहाँ बात करने का मौका नहीं है, मेरे साथ आ जाइए, राजीव ने कहा। मैंने सीता की तरफ देखा और हम उसके पीछे चल पड़े। अगले मोड़ पर राजीव ने एक ऑटो रिक्शा रुकवा लिया और हम तीनों उसमें ठुंस कर बैठ गए। शहर के मशी इलाके में पहुंचकर रिक्शा छोड़ दिया। इसके बाद भी हमें तकरीबन 1 मील पैदल चलना पड़ा। ये शहर का वो इलाका था जहाँ एक नई आबादी फैल रही थी। लोगों ने जगहों पर कब्जे करके तारों की बाड़ें खींच रखी थी। जिसके पास ज़्यादा पैसा था उसने अपने प्लाट के गिर्द ईंटों की 4 दीवारी खड़ी कर दी थी। कहीं कहीं कच्चे मकान भी बने हुए थे। उस तरफ नारियल और ताड़ के दरख्तों की भी बहुतायत थी। बाज़ मकान तो ऐसे थे जिसमें ताड़ के दरख्तों के झुंड थे। हम एक मकान के सामने से गुजरे तो दरख्तों के नीचे बैठे हुए एक आदमी, बूढ़े और 2 औरतों ने उठकर हमें प्रणाम किया। जवाब में हमने भी हाथ जोड़ दिए और राजीव के साथ चलते रहे। वहाँ से तकरीबन 150 गज आगे नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड में एक कच्चा मकान था। उसके अतराफ में कच्ची ईंटों की 4 दीवारी भी थी। 4 दीवारी के अंदर दाखिल होने के रास्ते पर बोरी का पर्दा लगा हुआ था। राजीव बुलंद आवाज़ में हरिओम हरिओम की गर्दान करता हुआ पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। मैं और सीता बाहर ही रुक कर उलझी हुई नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद सेकंड्स बाद ही राजीव वापस आ गया। अरे पधारिए ना, आप लोग रुक क्यों गए? वो बोला। ये किसका घर है? सीता ने पूछा। अरे अपना ही है, आप पधारिए तो सही, राजीव ने कहा। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सहन खासा वसी और अरीज था और नारियल और ताड़ के कई दरख्त 4 दीवारी के अंदर भी नजर आ रहे थे। वो मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा एक तरफ और 2 एल शेप की सूरत में दूसरी तरफ थे। चंद गज के फासले पर टीन की चादर का एक शेड बना हुआ था जिसे किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कल्पना, शोभा, देखो कौन आया है, राजीव एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम दरख्तों के नीचे ही रुक गए, लेकिन राजीव के मुंह से कल्पना और शोभा का नाम सुनकर चौंक गए। चंद सेकंड्स बाद ही राजीव की बीवी शोभा और कल्पना एक कमरे से बाहर आ गईं। कल्पना दौड़कर सीता से लिपट गई। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। क्या हुआ कल्पना, खैरियत तो है? दुर्गा कहाँ है? और तुम लोग? आओ आओ अंदर आओ, राजीव ने सीता की बात काट दी। हम लोग गर्मी में काफ़ी दूर से पैदल चल कर आए थे और पसीने में गर्मी से शराबूर थे। बाहर हवा भी गर्म चल रही थी। अंदर खतरे ठंडक का एहसास था। सीता ने चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी और कांधे पर लटका हुआ थैला भी एक तरफ रखकर खाट पर बैठ गई। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया और मैंने भी चोगा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। शोभा, राजीव बीवी की तरफ देखते हुए बोला, महावीर जी और सीता देवी को जल पिलाओ, धूप से आए हैं। शोभा फौरन ही बाहर निकल गई। कल्पना सीता के घुटने से लगी बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल भीगी हुई थीं। सीता भी समझ गई कि कोई ख़ास बात ज़रूर है। राजीव ने जब रास्ते में हमें रोक कर कहा था कि हवेली के हालात ठीक नहीं है तो मेरा माथा ठनका था। दुर्गा की भी अब तक कोई बात नहीं हुई थी। सीता ने कल्पना से दुर्गा के बारे में पूछना चाहा तो राजीव ने बात को काट दिया था। तकरीबन 10 मिनट बाद शोभा जल जीरा से भरे हुए 2 गिलास ले आई। एल्यूमिनियम के गिलास खासे बड़े बड़े थे। मेरा ख्याल था कि मैं पूरा गिलास नहीं पी सकूंगा। जल जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर और अब इसमें लीमू की खटाई जिसमें चुटकी भर नमक मिला दिया गया था। ये राजस्थान जैसे गर्म इलाके की ख़ास शराब थी। ये न सिर्फ गर्मी और लो से बचाती थी बल्कि इससे प्यास भी बुझ जाती थी। इसमें अगरचे बर्फ़ नहीं थी लेकिन मटके का पानी भी खासा खुशगवार था और ये जल जीरा पीने से वाकई लुत्फ़ आ गया था। हमने सांस भी ले लिया और जल जीरा भी पी लिया। सीता ने खाली गिलास खाट पर रख दिया। उसकी नज़रें राजीव के चेहरे पर मरकूज थीं। अब बताओ क्या मामलात हैं? हवेली में क्या गड़बड़ है और दुर्गा कहाँ है? हालात हवेली के तो क्या पूरे शहर के ही ठीक नहीं है। राजीव ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। पुलिस तुम दोनों को तलाश कर रही है। और दुर्गा कहाँ है? सीता ने जल्दी से पूछा। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारी, क्या हुआ उसे? इस मर्तबा मैं बोल पड़ा। दुर्गा अब हम में नहीं रही महावीर जी। राजीव के मुंह से ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से निकले थे। वो फूट फूट कर रोने लगा और मेरे मुंह से भी सिसकी से निकल गई। मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? राजीव कई मिनट तक खिचकियाँ भरता रहा और फिर इसने जो कहानी सुनाई वो वाकई बड़ी सनसनीखेज थी। वही सब कुछ हुआ था जिसका मुझे कई रोज से अंदेशा था। राजीव के कहने के मुताबिक मैगजीन में शाया होने वाली मेरी और दुर्गा की वो तस्वीर कश्मीर में पुलिस की नज़रों में आ गई थी। कश्मीर की खुफिया पुलिस ने मुझे शमरोज़ की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। वो तस्वीर एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली की खुफिया पुलिस को भेजी गई थी। दिल्ली पुलिस ने मैगजीन और दफ्तर में रब्ता करके
करके उस फोटोग्राफर के बारे में मालूमात हासिल की जिसने ये तस्वीर खींची थी। जल्दी उस फोटोग्राफर को भी तलाश कर लिया गया जिसने बताया कि ये तस्वीर उसने जैसलमेर की पत्तुओं की हवेली में खींची थी। खुफिया पुलिस के वो एजेंट वो तस्वीर लेकर जैसलमेर पहुंच गए और जब उन्होंने यहाँ से किसी से रब्ता किया तो उन्होंने दुर्गा की तस्वीर पहचान ली। पुलिस में अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग होते हैं। किसी पुलिस वाले ने दुर्गा जी को फ़ोन करके बता दिया कि दिल्ली की खुफिया पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। दुर्गा कल्पना को लेकर फ़ौरन ही पिछले मकान में पहुंच गई और कल्पना को राजीव के हवाले करके उसे हिदायत की कि वो कल्पना और अपनी बीवी को लेकर फ़ौरन यहाँ से भाग जाए। राजीव उन दोनों को लेकर उस मकान में आ गया। ये उसकी दोस्त का मकान था जो चाबी उसे देकर हरिद्वार गया हुआ था। दुर्गा ने हवेली से फरार होने की कोशिश की थी मगर उसे मौका नहीं मिल सका। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और 3 दिन तक तशद्दुद करती रही। पुलिस के कहने के मुताबिक रिसाले में शाया होने वाली तस्वीर में नजर आने वाला वो आदमी कश्मीरी मुजाहिद शमरोज़ था जिसने कश्मीर में तवील अरसे तक तबाही फैला रखी थी और भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया था। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ ने अपनी एक हसीन तरीन और ज़हीन एजेंट को शमरोज़ की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर भेजा था, लेकिन ये एजेंट सीता भी अपने धर्म और कौमियत सब कुछ भूल कर शमरोज़ के साथ मिल गई थी और जम्मू में मानसर झील पर आला फौजी अफसरों के कत्लेआम की कार्रवाई में सीता भी उसके साथ शरीक थी। इसके बाद वो दोनों गायब हो गए। शमरोज़ की तस्वीर दुर्गा के साथ जैसलमेर में पत्तुओं की हवेली में पहुंच गई थी जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि शमरोज़ और सीता जैसलमेर में मौजूद हैं और दुर्गा ने इन्हें पनाह रखी है। बाज़ और ज़राए से भी पुलिस ने इस अमर की तस्दीक कर ली थी कि दुर्गा को कई मरतबा शहर के मुख्तलिफ होटलों और क्लबों में देखा गया था। पुलिस को सीता के बारे में कुछ इसलिए भी यकीन था कि दुर्गा महाराणा धर्मेश सिंह की रखेल थी और सीता महाराणा की बेटी। दुर्गा पहले तो शमरोज़ से किसी ताल्लुक़ के बारे में इनकार करती रही, लेकिन फिर उसने एतराफ़ कर लिया कि उसने उन दोनों को पनाह रखी थी, लेकिन बर वक्त पुलिस कार्रवाई की इतला मिल जाने से उसने उन दोनों को भगा दिया। वो इस वक्त तक बम्बई पहुंच चुके होंगे, लेकिन वो पुलिस को उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी, जबकि पुलिस को यकीन था कि वो दोनों जैसलमेर ही में मौजूद हैं। उनके बारे में मालूम करने के लिए पुलिस ने दुर्गा पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो ख़त्म हो गई। महाराणा धर्मेश सिंह को भी हिरासत में ले रखा था। सीता उसकी बेटी थी और उससे भी सीता के बारे में पूछगछ की जा रही थी। पुलिस ने कैप्टन गोपाल के कत्ल को भी सीता से जोड़ दिया था। पुलिस ने किसी तरह ये मालूम कर लिया था कि कई साल पहले कैप्टन गोपाल ने, जब वो लेफ्टिनेंट हुआ करता था, सीता के साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने वो हवेली भी अपने कब्जे में ले ली थी जहां पहले कैप्टन गोपाल और बाद में एक और कत्ल हुआ था। यहाँ से पुलिस को सीता की उंगलियों के निशान मिल गए थे जिसके बारे में तस्दीक कर ली गई थी। पुलिस को शुबा ही नहीं यकीन था कि कश्मीरी मुजाहिद शमरोज़ भी सीता के साथ इसी हवेली में ठहरा हुआ था और बाद में वो दुर्गा की हवेली में मुंतकिल हो गए थे। पुलिस ने हवेली के मुलाजिम चतवंत सिंह को भी पकड़ने की कोशिश की थी मगर वो फरार हो गया और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी। मैं बहुत अरसे से दुर्गा देवी की सेवा कर रहा हूँ, राजीव कह रहा था, लेकिन पुलिस को शायद अभी तक मेरा ख्याल नहीं आया या मेरे बारे में अभी तक पुलिस को मालूम नहीं हो सका। मैंने पुलिस से छुपने के लिए ये बहरूप ढाल दिया। इस बहरूप में मेरे बहुत से जानने वाले भी मुझे नहीं पहचान सके और आप दोनों भी धोखा खा गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ आप लोग आज वापस आने वाले हैं, अगरचे वापसी की उम्मीद शाम के समय थी, मगर मैं सुबह ही से इस इलाके में घूम रहा था। भगवान की दया से आप दोनों मेरी नज़रों में आ गए। अगर आप हवेली की तरफ चले जाते तो बड़े आराम से धर लिए जाते। ये जगह कैसी है, मैंने पूछा। ये जगह महफूज है, यहाँ सब लोग मुझे पंडित समझते हैं और किसी को मुझ पर शुबा नहीं। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ, सीता ने पूछा। सब कुछ पत्रों में लिखा है सीता जी, राजीव ने जवाब दिया। मैंने वो सारे पत्र संभाल कर रखे हुए हैं। राजीव ने दूसरी खाट के नीचे रखा हुआ एक ट्रंक बाहर खींच लिया और उसमें अखबारात का एक पलंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उनमें पहला अखबार जिसमें दुर्गा की गिरफ्तारी की खबर छपी हुई थी हमारे जाने के 4 दिन बाद का था और इसके बाद के गुज़श्ता रोज़ की तारीख तक के तमाम अखबारात उसने संभाल कर रखे हुए थे। आज का अखबार उसने अपने थैले में से निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं और सीता वो अखबारात देखते रहे। उनमें वो तमाम तफसीलात मौजूद थीं जो राजीव ने मुख्तसरन बताई थी। हमारे जैसलमेर आने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो तमाम अखबारात में मौजूद था। रिपोर्टर ने खोज कर खबरें तलाश की थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर लोदरवा कैंप में जो कुछ हुआ था इसके हवाले से एक लफ्ज़ तक किसी अखबार में शाया नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि कैंप की कोई बात बाहर नहीं निकलने दी गई थी और इसराइली एजेंटों की हलाकतों को भी राज में ही रखा गया था। मैंने अखबारात एक तरफ रख दिए और सीता की तरफ देखने लगा।
उसके चेहरे पर बेपनाह अफसुर्दगी थी और आंखें नम थीं। मुझे भी दुर्गा की मौत का बहुत दुख हुआ था। उसने कठिन तरीन हालात में हमें पनाह दी थी। वो जान गई थी कि मैं कौन हूँ। मुझे पनाह देना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। दूसरी तरफ सीता भी मुनहरिफ हो चुकी थी, वो भी मोस्ट वांटेड थी। लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी दुर्गा ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे। हमें ना सिर्फ हर आसाइश मुहैया की थी, बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी नहायत बंदोबस्त किया था। मैगज़ीन में शाया होने वाली इस तस्वीर के बारे में मुझे पहले ही शुबा था और मैं जानता था वो तस्वीर किसी न किसी वक्त रंग ज़रूर लाएगी, और वही हुआ था। और इत्तफाक से मैं और सीता उस रोज़ वहाँ मौजूद नहीं थे। दुर्गा को हमारे साथ कल्पना और राजीव वगैरह का भी ख्याल था। उसने बर वक्त इतला मिलने पर उन तीनों को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन खुद पकड़ी गई थी। वो अगर चाहती तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे बारे में बता देती, लेकिन उसने जान दे दी पर हमारे बारे में एक लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकाला। सीता को अपने बाप का भी अफसोस था, वो बेगुनाह पकड़ा गया था, लेकिन जाहिर है हम इस पोजीशन में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हम देर तक बैठे दुर्गा के बारे में बातें करते रहे। दोपहर को गर्मी हो गई। यहाँ बिजली तो नहीं थी, दस्ती पंखे ही इस्तेमाल करते थे। कल्पना और शोभा उठकर बाहर चली गई। मैं और सीता देर तक बातें करते रहे और फिर सीता भी उठकर बाहर चली गई तो मैं खाट पर लेट गया। हम रात भर जागे थे और पूरा वक्त भाग दौड़ में गुजरा था। मैं बुरी तरह थक गया था। चारपाई पर लेटने के थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगीं और फिर मुझे इंटॉक फेल होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। सूरत हाल हमारे लिए बहुत संगीन हो गई थी। अगले रोज़ के अखबारात की हेडलाइन लोदरवा कैंप में होने वाले धमाकों और हंगामों से मुतल्लिक थी। अखबारात ने पहली मरतबा इंकशाफ किया कि शहर से 11 किलोमीटर दूर इन कदीम खंडरों में दहशतगर्दों को तरबियत देने का कैंप कायम है और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट यहाँ जदीद तरीन टेक्निक्स के तहत दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं। अखबारात ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाकों से पहले कैंप के अंदर कत्ल की पुरस्रार वारदातों का तज़किरा भी किया था, जिनमें कई मुकामी माहिरीन के अलावा 3 इसराइली एजेंटों को भी हलाक कर दिया गया था। एक दिलचस्प खबर ये थी कि कैंप सिक्योरिटी का इंचार्ज जुगल नाथ लापता था। कैंप के गेट पर मुतय्यन गार्ड्स के बयान के मुताबिक धमाकों के बाद सुबह 10 बजे जुगल को मंदिर की तरफ जाते देखा गया था और फिर उसकी जीप शहर की तरफ जाती हुई देखी गई थी। गार्ड्स ने यह बयान भी दिया था कि जुगल नाथ रोज़ाना मंदिर के पुजारियों के लिए नाश्ता और खाना लेकर जाया करता था। आखिरी मरतबा वो मंदिर की तरफ गया तो वापस नहीं आया। उसके 1 घंटे बाद उसे कैंप में नहीं देखा गया था और उसे भी बड़ी सरगर्मी से तलाश किया जा रहा था। उसकी जीप शहर के नवाही इलाके में खड़ी पाई गई थी, इसलिए उसकी तलाश में शहर में मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया जा रहा था। एक दिलचस्प खबर मंदिर के हवाले से भी थी। कैंप सिक्योरिटी इंचार्ज के नायब किशोरी लाल के बयान के मुताबिक मंदिर की सेवा के लिए जो 2 साधु वहाँ मौजूद थे, उनमें खूबसूरत लड़की भी थी और रात को जब शहर में जिन मंदिरों की प्रबंधक कमेटी से रब्ता करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई तो ये इंकशाफ हुआ कि किसी औरत को इस मंदिर में नहीं भेजा गया। 2 हफ्ते पहले जो 2 पंडित वहाँ भेजे गए थे वो दोनों अधेड़ उम्र मर्द थे। उन्हें कल शाम वापस आना चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं पहुंचे थे। लिहाजा पुलिस को उन 2 अधेड़ उम्र पंडितों के अलावा उस नौजवान खूबसूरत औरत और उसके साथी की तलाश थी जो मंदिर के सेवकों के बहरूप में 2 हफ्ते वहाँ मुकीम रहे थे। हमारे लिए अब चंद रोज़ तक बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। राजीव ही हमें बाहर के हालात से आगाह करता रहा था। वो पंडित ही के भेस में दिन में 1-2 मरतबा बाहर जाता, बाजार से ज़रूरत की चीज़ें भी ले आता और हालात के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात भी। और फिर एक रोज़ राजीव ने यह दिल खुश कर देने वाली खबर सुनाई कि सीता के बाप को छोड़ दिया गया है। उसके बारे में तहकीकात से ये साबित हो गया है कि सीता का उसके बाप से कोई राब्ता नहीं। पुलिस से छुटकारा मिलते ही महाराणा जयपुर चला गया। हम एक तरह से उस मकान में बंद होकर रह गए थे। यहाँ हमारे लिए दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं थी कि उसके पड़े पड़े ऐंठते रहें। हम अपनी चारपाई उठाकर कभी दरख्तों के नीचे ले आते और कभी कमरे में। उसी शहर में सीता के बाप की एक और छोटी सी हवेली थी जो अरसे से बंद पड़ी थी। सीता का ख्याल था कि हमें उस हवेली में मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। पुलिस को सीता की तलाश थी और यकीनन हर उस इमारत की निगरानी हो रही थी जिसको कभी सीता या उसके बाप से कोई ताल्लुक़ रखा गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।